गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं उनके बारे में। पिछले वीडियो में हमने कुछ रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार है वो पढ़े, जैसे कि संयोजन अभिक्रिया, जो संयोग कर यानी दो पदार्थ मिलकर है वो एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, वो संयोजन अभिक्रिया हुई। फिर हमने पढ़ा वियोजन अभिक्रिया, यानी एक पदार्थ मिलकर दो या दो से अधिक पदार्थ बनाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। फिर हमने विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि एक जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, इसके अंतर्गत एक पदार्थ है वो विस्थापित होता है। और फिर हमने पढ़ा द्विविस्थापन अभिक्रिया, जिसके अंतर्गत है दो पदार्थ है वो आपस में एक दूसरे को है वो विस्थापित कर देते हैं। आज हम ऑक्सीकरण, अपचयन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी, उदासीनीकरण अभिक्रिया, जैव उत्प्रेरक के बारे में है वो पढ़ेंगे। संक्षारण, विकृत गंधिता, इन सभी जो टॉपिक्स हैं उनके बारे में है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो पहली जो हमारी रासायनिक अभिक्रिया है वो है ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, जिसके अंतर्गत क्या होता है कि ऑक्सीकरण और अपचयन, यानी ये दोनों अभिक्रिया हैं वो एक दूसरे के विपरीत हैं। ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक दूसरे के विपरीत होती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया होती है उसके अंतर्गत ऑक्सीजन का तो योग होता है और हाइड्रोजन है वो निकलता है, यानी कि हाइड्रोजन की है वो कमी होती है। हाइड्रोजन की कमी और ऑक्सीजन का योग होता है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया में प्लस की, यानी प्रोटॉन है वो प्लस है वो बढ़ता है, प्रोटॉन बढ़ता है, और माइनस की है वो कमी होती है, इलेक्ट्रॉन की है वो कमी होती है। ऑक्सीकरण व अपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत सिर्फ हमें एक अभिक्रिया है वो याद रखनी है। फिर हमारे दूसरी जो अभिक्रिया है, यानी कि हम ऑक्सीकरण याद रखें तो अपचयन है वो हम उल्टा कर देंगे सीधा। वैसे ही जैसे संयोजन अभिक्रिया है वो याद रखें तो वियोजन को कैसा करेंगे, उल्टा कर देंगे। इसी प्रकार है जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया याद रखेंगे, जब अपचयन अभिक्रिया का नंबर आएगा तब हम उल्टा कर देंगे। सिर्फ ऑक्सीकरण अभिक्रिया है वो हमें याद रखनी है, जिसमें जैसे कि कार्बन प्लस ऑक्सीजन, यहाँ पर CO2, यानी कि जब रिएक्शन होगी तो बनेगा CO2, यानी कि ऑक्सीजन जुड़ रहा है इसके अंतर्गत। तो ये हुई ऑक्सीकरण अभिक्रिया। NH3 अमोनिया को जब गर्म करते हैं तो नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस है वो बनती है, यानी कि हाइड्रोजन है वो अमोनिया में से हाइड्रोजन है वो निकल गया। इसके अंतर्गत ऊपर वाले में क्या जुड़ा, ऑक्सीजन जुड़ा, और नीचे वाले में एग्जाम्पल में क्या हुआ कि जो हाइड्रोजन है वो बाहर निकल गया। फिर है आयरन +2 Fe+2, जब रिएक्शन हो रही है तो Fe+3 और इलेक्ट्रॉन है वो बाहर निकल रहा है। ये भी हमने बात की कि प्लस की वृद्धि हो और इलेक्ट्रॉन है उसकी कमी हो। फिर 2MgO, यहाँ पर ऑक्सीजन है वो जुड़ गया, यानी कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। यहाँ है O2 जुड़ गया, इस कारण ऑक्सीकरण अभिक्रिया है वो हो गई। अब हम बात करेंगे अपचयन अभिक्रिया की, कि अपचयन अभिक्रिया है वो क्या होती है कि जो अपचयन अभिक्रिया है इसके अंतर्गत जो हाइड्रोजन होता है उसका जुड़ना होता है, और जो हाइड्रोजन का जुड़ना होता है और जो ऑक्सीजन की है वो कमी होती है, और इसके अंतर्गत है वो माइनस की वृद्धि होती है या जो प्लस की है वो कमी होती है। इसके अंतर्गत ऑक्सीकरण अभिक्रिया में जो
O2 जुड़ रहा था यानी कि ऑक्सीजन जुड़ रहा था, हाइड्रोजन की कमी हो रही थी। अब चयन अभिक्रिया है वो इसका उल्टा है। जैसे कि H2 प्लस 2H2O, तो यहाँ पर H2 है वो जुड़ गया तो बना H2S, यानी कि ये जो कंकाली समीकरण है उसे हमें संतुलित है वो कर देनी है। कैल्शियम कार्बोनेट जब जुड़ा तो बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2, यानी कि O2 है, यहाँ पर ऑक्सीजन है वो बाहर निकल रही है और यहाँ पर कॉपर प्लस 2 प्लस इलेक्ट्रॉन है वो कॉपर प्लस है वो बना रहा है, यानी कि एक जो प्लस है उसकी यहाँ पर 2 प्लस है, प्लस 2 है यहाँ पर प्लस है, तो एक जो ऑक्सीजन की है वो जो प्लस है उसकी है वो एक कमी हो गई यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे ऑक्सीकरण अभिक्रिया का दैनिक जीवन में है वो उपयोग क्या है, जिसके अंतर्गत 2 उपयोग है वो आते हैं इसके अंतर्गत। एक आता है संक्षारण, एक आता है विकृत गंधिता। संक्षारण है वो होता है कि जब कोई लोहा है या फिर वो बारिश के अंतर्गत ऑक्सीजन की उपस्थिति में नमी में है या उसके जो भार है उसमें परिवर्तन है वो होता रहता है। जब कोई धातु है उसके भार और रंग में जब परिवर्तन होता है तो उसे संक्षारण है वो कहते हैं कि किसी भी धातु में ऑक्सीजन और नमी की उपस्थिति में भार व रंग में परिवर्तन होना है वो कहलाता है संक्षारण। जैसे लोहे पर जंग लगना है वो Fe2O3 इसका सूत्र होता है। लोहे पर जंग लगने का सूत्र होता है Fe2O3। चांदी का है वो काला होना अर्जेंटम सल्फेट या फिर सिल्वर सल्फर। फिर है वो एक क्वेश्चन है वो पूछा जाता है कि लोहे पर जंग लगने के दौरान उसके भार में है वो परिवर्तन होगा, तो ऑप्शन दिए जाते हैं कि इसका भार बढ़ेगा या घटेगा। तीसरा ऑप्शन दिया जाता है कि पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। चौथा ऑप्शन दिया जाता है कि पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। तो जब लोहे पर जंग लगता है तो पहले उसके भार है वो बढ़ता है, जैसे जैसे जंग लगता है उसके ऊपर तो जो पपड़ी आती है तो उसका भार है वो बढ़ेगा। जब वो पपड़ी है वो टूट कर है वो नीचे गिरती जाती है तो फिर उसका भार है वो घटेगा। तो हमारा जो राइट आंसर है वो आ जाएगा 3 नंबर ऑप्शन। हमें क्वेश्चन पूछा था कि लोहे पर जंग लगने पर के दौरान उसका भार में है वो क्या परिवर्तन होगा, तो हमारा जो राइट आंसर है वो आता है कि पहले इसका भार है वो बढ़ेगा, जैसे जैसे पपड़ी है वो लोहे पर जमा होगी तो उसका भार बढ़ेगा, जैसे जैसे वो पपड़ी है वो गिरती जाएगी तो उसका भार है वो घटेगा। लोहे को जंग से बचाने के लिए जस्ते की परत है वो चढ़ाना या सद लेपन या गैल्वेनीकरण है वो कहलाता है। जब लोहे की परत पर है वो जस्ते की परत चढ़ाई जाती है तो वह क्रिया गैल्वेनीकरण या यशद लेपन है वो कहलाती है। अब हम बात करेंगे विकृत गंधिता की। विकृत गंधिता है वो जब कोई पदार्थ है वो ऑक्सीजन की उपस्थिति में तेलीय खाद्य पदार्थ के स्वाद व गंध में जब परिवर्तन हो जाता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब तेलीय पदार्थ व जो पदार्थ है उनके स्वाद और गंध में जब परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं विकृत गंधिता। तेल में तले हुए खाद्य पदार्थ जैसे कि नमकीन है, चिप्स है, लंबे समय तक स्वाद व गंध है वो आने लगती है। इसके अंतर्गत इस क्रिया को रोकने के लिए तेलीय खाद्य पदार्थ है वो पैक करते समय है वो नाइट्रोजन गैस है वो डाली जाती है उनके अंतर्गत, जैसे कि चिप्स, नमकीन, इनके अंतर्गत है वो नाइट्रोजन गैस है वो होती है। अब हम बात करेंगे रेडॉक्स अभिक्रिया की। ऊपर है वो हमने बात की
की जो ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का निकलना, और अपचयन अभिक्रिया हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का निकलना। ये रेडॉक्स अभिक्रिया है वो क्या होती है कि इसके अंतर्गत है ऑक्सीकरण व अपचयन जो अभिक्रिया होती है वो साथ साथ होती है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों एक साथ हो, जैसे कि ZNO है, जिंक ऑक्साइड है प्लस कार्बन है। जब गर्म करते हैं तो जिंक और CO2 है वो बन रही है। यहाँ पर C के साथ में यानी कार्बन के साथ में क्या जुड़ा, O2 जुड़ा, तो यहाँ पर O2 का क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। जबकि ZNO के पास है वो ऑक्सीजन की कमी आई, तो इस कारण इसका हुआ अपचयन। इसे ही नीचे वाली जो समीकरण है वो भी है कि जिंक प्लस CuSO4 जब रिएक्शन करता है तो ZnSO4 यानी कि ZnSO4 प्लस Cu है वो बाहर निकलता है, यानी कि Cu का क्या हुआ, अपचयन। और जो जिंक है उसके अंदर है वो जुड़ रहा है SO4, तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। अब हम बात करेंगे रासायनिक जो अभिक्रिया हैं उसमें जो ऑक्सीकरण होता है उन्हें कहते हैं अपचायक। रासायनिक अभिक्रिया में जिसका अपचयन होता है उसे कहते हैं ऑक्सीकारक। CuO प्लस C जब गर्म करते हैं तो Cu प्लस CO2 यानी CuO का तो हुआ अपचयन, और जो कार्बन है ये CO2 में बदल रहा है तो इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण। अपचयन होगा उसका होगा ऑक्सीकारक, जो ऑक्सीकरण होगा वो होगा अपचायक। रासायनिक अभिक्रिया में इन्हें ऐसे बोलते हैं। ऑक्सीकारक है वो CuO, अपचयन है CuO, इसे कहते हैं CuO। O का क्या हो रहा है, इसका हो रहा है अपचयन, तो इस कारण है ये हो गया ऑक्सीकारक। जबकि अपचायक कौन हुआ, अपचायक हो गया कार्बन, कार्बन हो गया अपचायक। वे रासायनिक पदार्थ जो ऑक्सीजन है वो प्रदान करने की क्षमता है वो रखते हैं उन्हें कहते हैं ऑक्सीकारक। जैसे कि पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट है वो इसे बोलते हैं, ये लाल दवा है वो कहलाती है पोटेशियम परमैंगनेट। ये जो ऑक्सीजन है ये परबल है वो ऑक्सीकारक होते हैं। एक होता है K2Cr2O7, K2Cr2O7 है पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो इसे बोलते हैं। ये जो दोनों पदार्थ होते हैं वो सबसे अधिक परबल ऑक्सीकारक होते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें जब ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों जब रिएक्शन साथ हो तो उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। अब है वो हम बात करेंगे ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी की एक्जोथर्मल और एंडोथर्मल, यानी एक्जो यानी बाहर, एंडो यानी अंदर। तो इस टाइप से है वो हमें याद रखना है। ये भी दोनों अभिक्रिया है वो एक दूसरे की उल्टी है, यानी कि संयोजन वियोजन उल्टी है, ऑक्सीकरण अपचयन उल्टी है, ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया है वो उल्टी है। तो हम बात करते हैं ऊष्माक्षेपी की एक्जोथर्मल रिएक्शन की। वे रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। जब ऊष्मा उत्सर्जित होगी तो होगा ऊष्माक्षेपी। जैसे कि चूल्हे पर पानी जब हम डालते हैं तो ऊष्मा बाहर निकलती है। किण्वन या गोबर का जब सड़न होता है, जैसे जैसे गोबर के अंदर है वो हम नीचे जाएंगे तो उसके अंदर है वो सड़न है वो अधिक होती जाएगी। पानी में वॉशिंग पाउडर है उसका घुलना, ये सभी
कौन सी अभिक्रिया हैं? ये सभी हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। CH4 प्लस 2O2 जब रिएक्शन हो रही है तो बन रहा है CO2 प्लस जल प्लस ऊर्जा है वो बाहर निकल रही है, यानी एक्सोथर्मल यानी बाहर, एंडोथर्मल यानी अंदर। अब हम बात करते हैं दूसरी अभिक्रिया हमारी ऊष्माशोषी अभिक्रिया की। इसके अंतर्गत है वो ऊष्मा है वो अवशोषित होती है, जैसे कि पानी में शक्कर के घुलने पर पानी है वो ठंडा हो जाता है। वाष्पीकरण की अभिक्रिया और ऊर्ध्वपातन की अभिक्रिया, प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया होती हैं, वो आती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया के अंतर्गत। अब हम बात करेंगे उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया वो होती है जिसमें अम्ल व क्षार की क्रिया करवाने पर लवण व जल बनता है। जब हम अम्ल व क्षार की क्रिया करवाते हैं तो लवण व जल है वो बनता है। HCl है वो परबल अम्ल है। NaOH है यानी परबल क्षार है, जब रिएक्शन हो रही है तो बन रहा है NaCl प्लस H2O यानी जल। परबल अम्ल व परबल क्षार की क्रिया करवाने पर विलयन की pH है वो 7 होती है। परबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार है वो उनकी जो pH होती है वो होती है 7 से कम, यानी परबल अम्ल परबल क्षार की करवाई तो विलयन की जो pH हुई 7। परबल अम्ल दुर्बल क्षार की करवाई तो 7 से कम। परबल अम्ल परबल क्षार प्लस दुर्बल अम्ल की जब हमने अभिक्रिया करवाई तो उसकी जो pH हुई वो हुई 7 से अधिक। अब हम बात करते हैं उत्प्रेरक की। उत्प्रेरक है वे पदार्थ होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा या घटा देते हैं, लेकिन स्वयं है वो अपरिवर्तित रहते हैं। जैसे कि हमने रासायनिक जो अभिक्रिया थी उसके तीर के निशान के ऊपर इस टाइप से लिखा था या फिर Ni लिखा था। इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वो होते हैं उत्प्रेरक, जो रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है उसे बढ़ा या घटा देते हैं, लेकिन स्वयं है वो अपरिवर्तित रहते हैं। इसकी जो खोज करने का श्रेय जाता है वो जाता है जेकब बर्जेलियस को। N2 प्लस 3H2, ये हमने 3 है वो आगे इसलिए लगाया कि कंकाली जो समीकरण थी असंतुलित समीकरण को हमने संतुलित किया है ट्राई मेथड के माध्यम से। तो N2 प्लस H2 जब क्रिया करता है तो अमोनिया बनता है, और इसके ऊपर अमोनिया बनेगा किस कारण कि उत्प्रेरक है वो इसके इस अभिक्रिया के अंतर्गत है वो भाग लेगा। वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया को वेग को बढ़ा देते हैं, जो उत्प्रेरक है उसके गुण हैं कि वे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, इसमें उत्प्रेरक की सूक्ष्म मात्रा ही है वो पर्याप्त होती है। रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक है वो भाग नहीं लेते, अभिक्रिया के अंत में उसी रूप में मिलते हैं जिस रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। यानी ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, घटाते हैं और सूक्ष्म मात्रा में ही है ये उपयोगी होते हैं, लेकिन ये जो रासायनिक अभिक्रिया होती है उसमें भाग नहीं लेते हैं उत्प्रेरक। अब हम बात करते हैं कि उत्प्रेरक है वो ना तो रासायनिक अभिक्रिया शुरू करते हैं और ना ही है ये समाप्त करते हैं। उत्प्रेरक है वो एक निश्चित ताप पर ही है वो अत्यधिक क्रियाशील होते हैं। ताप बढ़ने पर इनकी जो क्रियाशीलता है वो कम हो जाती है या फिर समाप्त हो जाती है। उत्प्रेरक है वो अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं करते, केवल उनके वेग को है वो बढ़ाते हैं। अब हम जो उत्प्रेरक है उनके प्रकार है वो पढ़ेंगे। धनात्मक उत्प्रेरक, वे उत्प्रेरक जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं उन्हें कहते हैं धनात्मक उत्प्रेरक। जैसे N2H2 अमोनिया बन गया और SO2 प्लस O2 बन गया SO3। फिर जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को कम करते हैं वो वे कहलाते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक।
जो रासायनिक अभिक्रिया थी उनके वेग को है वो कम करते हैं, वो कहलाते हैं ऋणात्मक उत्प्रेरक। जैसे कि H2O2 ग्लिसरॉल है, वो रासायनिक अभिक्रिया का जो वेग है उसे कम करता है, उससे बनता है H2O प्लस O2, यानी कि H2O2 क्रिया कर रहा है उत्प्रेरक ग्लिसरॉल की उपस्थिति में, तो बन रहा है जल प्लस ऑक्सीजन। अब हम बात करते हैं समांगी उत्प्रेरक की। जब क्रियाकारक उत्पाद और उत्प्रेरक की तीनों की भौतिक अवस्था है वो समान हो। कहने का मतलब है कि जो गैस है SO2 क्या है, एक गैस है, ऑक्सीजन क्या है, एक गैस है, और जब ये NO की उत्प्रेरक की उपस्थिति में है वो क्रिया कर रहा है तो बन रहा है SO3। ये भी क्या है, एक गैस है। समांगी उत्प्रेरक जिसमें उत्पाद उत्प्रेरक की जो क्रियाकारक की जो भौतिक अवस्थाएं हैं वो समान हो। विषमांगी एकदम उल्टा हो जाएगा इसका, कि जब रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक उत्पाद और उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था है वो भिन्न भिन्न हो। जैसे कि नाइट्रोजन प्लस N2 प्लस H2 क्रिया कर रहा है तो अमोनिया बन रहा है, तो यहाँ पर गैस और जो यहाँ पर भी है वो गैस बन रही है। और जो उत्प्रेरक की जो भौतिक अवस्था है वो हो गई, या आयरन की उपस्थिति में कर रहा है, Fe की उपस्थिति में कर रहा है, तो ये हो गई सॉलिड अवस्था। उत्प्रेरक वर्धन क्या होता है कि वे रासायनिक जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता में है वो वृद्धि करते हैं, उन्हें कहते हैं उत्प्रेरक वर्धक। अमोनिया गैस निर्माण की क्रिया में MO का प्रयोग करने पर उत्प्रेरक Fe की क्रिया में वृद्धि है वो कर देते हैं। ये होते हैं उत्प्रेरक वर्धक, जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता होती है उसमें वृद्धि करते हैं। उत्प्रेरक विष क्या होते हैं, वे रसायन जो उत्प्रेरक की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं, जैसे कि CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। अब हम बात करते हैं स्वतः उत्प्रेरक की। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाला उत्पाद उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है तो इसे स्वतः उत्प्रेरक है वो कहते हैं, यानी उत्पाद है वो उत्प्रेरक का कार्य करने लगता है तो उसे कहते हैं स्वतः उत्प्रेरक। एथिल एसीटेट की क्रिया जल से करवाने पर एसिटिक एसिड उत्प्रेरक का है कार्य है वो करता है, जैसे कि CH3COO2H5 प्लस जब रिएक्शन कर रहा है तो बन रहा है CH3COOH प्लस C2H5OH, यानी कि जब एथिल एसीटेट, इसे बोलते हैं एथिल एसीटेट है, वो जल के साथ है वो क्रिया कर रहा है तो बन रहा है एसिटिक अम्ल प्लस एथेनॉल है वो बनेगा स्वतः उत्प्रेरक है। यानी कि जब उत्प्रेरक है यानी उत्पाद है वो उत्प्रेरक का कार्य करने लग जाए तो उसे कहते हैं स्वतः उत्प्रेरक। अब है वो हम बात करेंगे जैव उत्प्रेरक की, कि जैव उत्प्रेरक केवल अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, कभी भी कम नहीं करते। यानी कि जैव उत्प्रेरक है वे उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को है वो बढ़ाते हैं, कम नहीं करते। ये जीवों के शरीर में है वो पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं। जैव उत्प्रेरक क्या होते हैं कि जीवों के शरीर में पाए जाने वाले एंजाइम होते हैं जो सिर्फ अभिक्रिया है उनके वेग को है वो बढ़ाते हैं। जैसे कि टाइलिन, एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज और ट्रिप्सिन जो एंजाइम होते हैं वो होते हैं जैव उत्प्रेरक। जैसे कि माल्टोज है वो ग्लूकोज में है वो परिवर्तित होता है माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। तो आज हमने पढ़ा ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के बारे में। इसके अंतर्गत है वो फिर हमने जो ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया है वो एक दूसरे की उल्टी होती है। सिर्फ ऑक्सीकरण व अपचयन में से एक अभिक्रिया है उसे हमें याद रखना है और फिर उल्टा कर देना है। जो रेडॉक्स अभिक्रिया है जिसमें दोनों साथ साथ हो
ऑक्सीकरण व अपचयन। फिर हमने बात की ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी जैसे कि जो ऊष्माक्षेपी जो अभिक्रिया है उसमें ऊष्मा उत्सर्जित होती है। ऊष्माशोषी अभिक्रिया है उसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी जिसमें अम्ल व क्षार जब क्रिया करते हैं तो लवण जल बनता है, उसे कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। उत्प्रेरक वे पदार्थ होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते हैं, घटाते हैं, लेकिन स्वयं है वो अपरिवर्तित रहते हैं, वो हो गए उत्प्रेरक। इन जो अभिक्रिया है उनमें क्वेश्चन है वो इस टाइप से बनेंगे कि जैसे कि क्वेश्चन आ गया कि ये अभिक्रिया है वो हमें दे दी जाएगी कि मान लो ये अभिक्रिया दे दी ऊपर वाली की C+O2 क्रिया करके बन रहा है CO2, तो हमें पूछा जाएगा कि जो CO2 है उसका ऑक्सीकरण हो रहा है या अपचयन हो रहा है। तो यहाँ पर है वो कार्बन है ऑक्सीजन का है वो जुड़ रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है, इस टाइप से है वो हमारे क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। और जो एक क्वेश्चन है वो हमने ये भी किया कि जो ये लोहे पर जंग लगने के दौरान उसका भार है वो अपरिवर्तित रहता है। ये जो क्वेश्चन है बहुत सारे एग्जाम में है वो पूछा भी गया है। कल है वो हम पढ़ेंगे जो कार्बन एवं यौगिक जो हमारा पदार्थ जो अगला टॉपिक है हमारा उसके बारे में। आज हमने रासायनिक जो अभिक्रियाएं थी उनके प्रकार थे वो टॉपिक है वो कंप्लीट कर लिया है। कल हम कार्बन एवं यौगिक के बारे में है वो पढ़ेंगे। धन्यवाद।